हेलो फ्रेंड्स। हज़ारों सालों से पत्थरों का यूज़ करने के बाद इंसानों को जब 6000 साल पहले सबसे पहली बार एक मेटल दिखा तो वो मेटल था कॉपर। और कॉपर कोई एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर मिला और इसी के साथ शुरुआत हुई चालकोलिथिक एज की। और आज की इस वीडियो में हम लोग चालकोलिथिक पीरियड की हर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग चालकोलिथिक पीरियड की बात करें, हमें पता होना चाहिए कि चालकोलिथिक पीरियड से पहले जो न्योलिथिक पीरियड था उसके अंदर कई सारे इनोवेशंस हुए थे। ह्यूमंस ने पहली बार प्लांट डोमेस्टिकेशन और एनिमल डोमेस्टिकेशन को सीखा था। उस समय तक ह्यूमंस ने अपने लिए घर बनाना भी सीख लिया था और ये वो समय था जब ह्यूमंस ने विलेज सोसाइटीज़ बनाकर सेटल्ड विलेजेस में रहना शुरू किया। इनफैक्ट इसी समय के दौरान उन्होंने पॉटर्स व्हील को भी डिस्कवर किया था और इस समय के दौरान वो जिस तरह के स्टोन टूल्स यूज़ कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिश भी थे। कहने का मतलब ये कि न्योलिथिक पीरियड के दौरान जो भी इनोवेशंस हुए थे उसकी वजह से स्टेबल विलेज सोसाइटीज़ ऑलरेडी बननी शुरू हो चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अभी भी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से स्टोन टूल्स पर ही निर्भर थी और स्टोन टूल्स को बनाना भी मुश्किल होता था और अगर टूट जाए तो इसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जब ह्यूमंस ने कॉपर को डिस्कवर किया तो अब उनके पास एक नहीं बल्कि दो ऑप्शंस हो गए और उन्होंने इस बात को समझा कि कॉपर को यूज़ करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। उन्होंने पाया कि कॉपर को पिघलाकर अलग अलग शेप्स बनाई जा सकती हैं और एक बार अगर कोई शेप बन जाए और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसको वापस से रिपेयर भी किया जा सकता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल टूल्स बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि कॉपर के अंदर चमक है, वो एक चमकदार मेटल है, तो इसीलिए उससे डेकोरेटिव आइटम्स और ऑर्नामेंट्स भी बनाए जा सकते हैं। बट जैसे जैसे समय गुजरा और इन लोगों ने कॉपर का इस्तेमाल शुरू किया, इन लोगों को समझ में आया कि कॉपर को यूज़ करने में कुछ दिक्कतें भी हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कॉपर एक सॉफ्ट मेटल है और इसीलिए आप कॉपर टूल से हैवी कटिंग टास्क नहीं कर सकते। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। प्लॉइंग के लिए टूल्स भी नहीं बना सकते। तो यही रीज़न है कि चालकोलिथिक पीरियड में कॉपर के मिल जाने के बाद भी स्टोन का जो यूज़ है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपको तगड़े टूल्स चाहिए तो वो कॉपर से नहीं स्टोन से ही बनाने पड़ेंगे। तो अब आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इस पीरियड को चालकोलिथिक एज इसीलिए कहा गया क्योंकि इस पीरियड के दौरान ह्यूमंस कॉपर और स्टोन दोनों का ही इस्तेमाल कर रहे थे। एक्चुअली बात यह है कि ग्रीक लैंग्वेज में कॉपर को चालकोस और स्टोन को लिथोस कहा जाता है और इसी से ये नाम बना है चालकोलिथिक। तो चलिए अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ एक बार टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिस तरह न्योलिथिक फ़ेज़ हर जगह एक साथ शुरू नहीं हुआ था, बिल्कुल वैसे ही चालकोलिथिक फ़ेज़ भी हर रीजन में अलग अलग समय पर डेवलप हुआ। चालकोलिथिक पीरियड की शुरुआत भारत में आज से 6000 साल पहले 4th मिलेनियम बीसी में हुई थी और ऐसा माना जाता है कि भारत में चालकोलिथिक फ़ेज़ लगभग 4th मिलेनियम बीसी से 2nd मिलेनियम बीसी तक रहा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पीरियड न्योलिथिक, हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन तीनों पीरियड्स के साथ ओवरलैप करता है। आप चालकोलिथिक एज को एक ट्रांजिशनल फेज़ के रूप में समझ सकते हो, जिसने न्योलिथिक विलेजेस को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे ब्रॉन्ज और आयरन एज की तरफ ट्रांजिशन किया। अब यहाँ पर अगर हमें चालकोलिथिक पीरियड को डिटेल में समझना है तो हमें बात करनी होगी चालकोलिथिक पीरियड की टेक्नोलॉजी, उनके सेटलमेंट्स और आर्किटेक्चर, उनकी इकोनॉमी, उनकी सोशल लाइफ और उनकी रिलीजियस लाइफ की। इन सभी को हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे और शुरुआत करेंगे टेक्नोलॉजी से। चालकोलिथिक फेज़ की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि यहाँ पर इंसानों ने कॉपर ओर्स को गर्म करके उससे मेटल को अलग करना सीख लिया था। इस प्रोसेस को कहते हैं स्मेल्टिंग। और चालकोलिथिक पीरियड में इंसान इस स्मेल्टिंग के प्रोसेस को करने के लिए गड्ढे यानी पिट्स या फिर सिंपल फर्नेस बनाते थे, जहाँ पर फ्यूल और हवा के फ्लो को बैलेंस करके मेटल को पत्थर से अलग किया जाता था। इसके बाद उस मेटल को मोल्ड्स में डालकर टूल्स या ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे और इन टूल्स या ऑर्नामेंट्स को बेटर शेप देने के लिए कई बार उस मेटल को थोड़ा सा गर्म किया जाता था ताकि वो मेटल थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इस प्रोसेस को एनीलिंग कहा जाता है और इसके बाद उसे हथौड़े से पीटकर यानी हैमरिंग करके बेटर शेप दी जाती थी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वो समय था जब इंसान ने पहली बार मेटल को अपने कंट्रोल में करना सीखा, यानी दिस वाज द फर्स्ट ट्रू स्टेप इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी। लेकिन अभी वो मेटलर्जी के फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, ये सिर्फ एक शुरुआत है। इसके अलावा एक और चीज़ है जहाँ पर वो टेक्नोलॉजिकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अभी उनके पास स्पेशलाइज किल्न्स यानी ईंट के भट्टे नहीं थे जहाँ पर मड ब्रिक्स को आग में तपाकर बर्न्ट ब्रिक्स बनाई जा सकें। बट कुछ स्पेसिफिक साइट्स पर इस तरह के प्रमाण मिलते हैं कि लोगों ने फ्यूल जलाकर भट्टी बनाई और ब्रिक्स को पकाने की कोशिश की।
इसका मतलब चालकोलिथिक पीरियड के दौरान लोग ईंट के भट्टे बनाने का एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, लेकिन मास लेवल पर वो बर्न्ड ब्रिक्स बनाने में सफल नहीं हो पाए थे। और इसीलिए चालकोलिथिक पीरियड में जो हाउसेज आपको देखने को मिलते हैं उसमें बर्न्ड ब्रिक्स का प्रयोग नहीं हुआ है। उनके घर की दीवारें आमतौर पर मिट्टी या फिर सन ड्राइड ब्रिक्स की बनी होती थी। इसके अलावा वो अपने घरों की दीवार बनाने के लिए वॉटल और डॉब स्ट्रक्चर्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर लकड़ी की टहनियों को एक साथ मिलाकर उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दी जाती थी। तो ये तो बात हो गई चालकोलिथिक हाउसेस की वॉल्स की। अगर हम लोग बात करें छत की, चालकोलिथिक हाउसेस की जो छत थी वो होती थी थैच्ड रूफ, यानी छप्पर या फूस की छत। चालकोलिथिक लोग इस तरह घर इसलिए बनाते थे क्योंकि इस तरह घर बनाना आसान भी था, और अगर बाढ़ या बारिश में इस तरह के घरों को कोई नुकसान भी हो जाए तो इन्हें जल्दी से रिपेयर भी किया जा सकता था। तो ये तो बात हो गई घरों की। लेकिन अगर हम लोग एक वाइडर स्केल पर देखें तो चालकोलिथिक सेटलमेंट जो हुआ करते थे वो अभी भी गाँवों पर ही आधारित थे, यानी ये एक विलेज बेस्ड एग्रेरियन सोसाइटी थी। किसी भी चालकोलिथिक साइट के अंदर ना तो आपको कोई बड़ी अर्बन बिल्डिंग दिखेगी और ना ही बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल। चलिए अब देखते हैं कि चालकोलिथिक साइट्स हमें भारत में कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि चालकोलिथिक साइट्स यहाँ पर आपको पूरे भारत में फैली हुई दिख रही हैं। लेकिन अगर हम इन सारी साइट्स को ग्रुप करने की कोशिश करें तो इन सभी साइट्स को 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। कुछ साइट्स आपको बिहार में देखने को मिलेंगी, कुछ साउथ ईस्ट राजस्थान में, कुछ गंगा जमुना दोआब रीजन में, कुछ सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश वाले रीजन में, और कुछ महाराष्ट्र में। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में चालकोलिथिक साइट्स को जोरवे कल्चर के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर कुछ ऐसे चालकोलिथिक सेटलमेंट्स देखने को मिले हैं जो फोर्टिफाइड थे। कहने का मतलब ये कि चालकोलिथिक पीरियड के दौरान यहाँ पर कुछ गांव ऐसे भी थे जो मिट्टी या पत्थरों की दीवार से घिरे हुए थे। इससे पता चलता है कि ये समाज अब सेल्फ प्रोटेक्शन और ऑर्गेनाइज प्लानिंग की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। हालांकि इस तरह के फोर्टिफिकेशन चालकोलिथिक पीरियड के दौरान बहुत ही कम साइट्स में देखने को मिले। तो ये तो बात हो गई उन फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स की जो हमें महाराष्ट्र के जोरवे कल्चर में देखने को मिले। इसके अलावा महाराष्ट्र के जोरवे कल्चर के अंदर ही एक साइट है दैमाबाद। यहाँ पर हमें कॉपर होर्ड्स मिले हैं, मतलब तांबे के बहुत सारे टूल्स और आर्टिकल्स हमें यहाँ पर दबे हुए मिले हैं, जो इस बात को प्रूव करता है कि यहाँ पर मेटल क्राफ्टिंग एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन बन चुका था। इसके अलावा महाराष्ट्र के जोरवे कल्चर के अंदर ही एक और साइट है इनाम गाँव। यहाँ पर हमें प्लान्ड वाटर मैनेजमेंट के एविडेंसेस मिले हैं। यहाँ पर हमें इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर छोटे चेक डैम्स, चैनल्स और कैनाल्स के ज़रिए खेतों तक पानी पहुँचाया जाता था। इससे पता चलता है कि चालकोलिथिक समाज के कुछ विलेजेस अब धीरे धीरे एक एडवांस्ड एग्रेरियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे थे। तो ये तो बात हो गई महाराष्ट्र के जोरवे कल्चर की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश के कायथ और मालवा कल्चर की। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इन चालकोलिथिक साइट्स के अंदर एक डिस्टिंक्ट पॉटरी स्टाइल देखने को मिली है। इसके अलावा ये लोग ग्रेन स्टोरेज के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक को यूज़ कर रहे थे। यहाँ की कई साइट्स पर हमें डीप पिट साइलोज मिले हैं। ये बेसिकली ज़मीन के अंदर बनाए गए बड़े बड़े गड्ढे हैं जहाँ पर फसल काटने के बाद अनाज को स्टोर किया जाता था। आप सोच के देखिए कि ये कितना एडवांस आइडिया था। इससे लोगों को फूड सिक्योरिटी मिलती थी और सूखा या कमी के समय यही स्टोरेज काम आता था। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब लोगों को खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास अब जो भी समय बच रहा है उसमें वो बीड मेकिंग, पॉटरी और मेटलर्जी जैसी क्राफ्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे थे। बट यहाँ पर ये बात भी समझने वाली है कि चालकोलिथिक पीरियड के दौरान डीप पिट साइलोज की जो फीचर है वो अभी भी एक रेयर फीचर है। हर एक चालकोलिथिक साइट में ये आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ये तो बात हुई कायथ और मालवा कल्चर की जो हमें मध्य प्रदेश यानी सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है। अब अगर बात की जाए गंगा जमुना दोआब रीजन की तो यहाँ पर हमें एक और डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ पॉटरी देखने को मिलती है जो है ऑर्चे कलर्ड पॉटरी। और अगर बात की जाए साउथ ईस्ट राजस्थान की चालकोलिथिक साइट्स की तो यहाँ पर हमें आहर बनास कल्चर देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें मिक्स्ड फार्मिंग के एविडेंसेस मिलते हैं। और क्योंकि ये एरिया कॉपर डिपॉजिट से काफ़ी ज़्यादा पास था तो यहाँ पर मेटलर्जी के ऊपर फोकस भी थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिला। तो ये तो बात हो गई चालकोलिथिक पीरियड के सेटलमेंट्स और आर्किटेक्चर की। चलिए अब बात करते हैं चालकोलिथिक पीरियड की इकोनॉमी की। और चालकोलिथिक पीरियड की इकोनॉमी को कवर करने के लिए हम लोग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पॉटरी और ट्रेड एंड क्राफ्टमैनशिप के ऊपर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर से। तो देखिए ये चीज़ तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्लांट डोमेस्टिकेशन की शुरुआत न्यूलिथिक फेज़ में हो चुकी थी और चालकोलिथिक लोगों के लिए भी एग्रीकल्चर उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि न्यूलिथिक लोगों के लिए।
बट ख़ास बात यह है कि चालकोलिथिक लोगों ने एग्रीकल्चर को बेटर वे में ऑर्गेनाइज करना सीखा और फसल काटने के बाद अनाज को सुरक्षित वे में स्टोर करना भी सीखा। अगर बात करें उनकी फार्म टेक्निक्स की, तो उनके पास आज जैसी मशीनें नहीं थी, लेकिन वो डिगिंग स्टिक्स और सिकल्स यानी दरांती जैसे बेसिक टूल्स का इस्तेमाल करते थे। और कई जगहों पर वे झूम कल्चर यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते थे, यानी जंगल या झाड़ी को जलाकर थोड़े समय के बाद खेती और फिर उस ज़मीन को कुछ सालों के लिए ऐसे ही छोड़ देते थे। वो इस बात को समझते थे कि ऐसा करने से मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है। तो कहा जा सकता है कि चालकोलिथिक फेज़ का जो किसान था वो अब खेती में टेक्निक और एक्सपीरियंस दोनों का इस्तेमाल करना सीख चुका था। और चालकोलिथिक पीरियड के लोगों की इम्प्रूव्ड इरिगेशन टेक्निक्स का एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पर हम लोगों ने इनाम गांव का एग्जाम्पल देखा था और देखा था कि इनाम गांव के अंदर एक प्लान्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि चालकोलिथिक लोग भी अब इस बात को समझ रहे थे कि एग्रीकल्चर के लिए नेचर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहने की बजाय ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर को एक प्लान्ड एक्टिविटी में बदला जाए। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि चालकोलिथिक फेज़ में ग्रेन स्टोरेज के लिए भी इनोवेशंस हुए थे। हम लोगों ने डीप पिट साइलोज का एग्जाम्पल देखा था। तो ये तो बात हुई एग्रीकल्चर की। चलिए अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की, जो चालकोलिथिक इकोनॉमी का उतना ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा था जितना कि एग्रीकल्चर। चालकोलिथिक पीरियड में लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। इन जानवरों का इस्तेमाल मीट, ट्रांसपोर्ट और खेती में मदद के लिए किया जाता था। यानी चालकोलिथिक सोसाइटी अब पूरी तरह से एक एग्रेरियन पेस्टोरल इकोनॉमी में बदल चुकी थी। यहाँ पर खेती और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। चलिए अब बात करते हैं चालकोलिथिक एज की पॉटरी कल्चर की, जिसमें हमें उस समय की आर्ट, टेक्नोलॉजी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की झलक देखने को मिलती है। चालकोलिथिक फेज़ के सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉटरी स्टाइल्स हैं ब्लैक एंड रेड वेयर एंड ऑर्चे कलर्ड पॉटरी, जिसे ओसीपी भी कहा जाता है। ब्लैक एंड रेड वेयर के अंदर बर्तनों के अंदर का हिस्सा लाल और बाहर का हिस्सा काला होता था, जबकि ओसीपी की पॉटरी में हल्के लाल पीले रंग की मिट्टी का इस्तेमाल होता था। और इस पॉटरी का इस्तेमाल सिर्फ कुकिंग या स्टोरेज के लिए ही नहीं होता था, ये सोशल आइडेंटिटी का भी प्रतीक था, क्योंकि हर रीजन की जो पॉटरी स्टाइल थी उसकी एक अलग ही पहचान थी। तो ये तो बात हुई पॉटरी की। चलिए बात करते हैं ट्रेड एंड क्राफ्ट्समैनशिप की। तो देखिए, न्यूलिथिक फेज़ के कंपैरिजन में चालकोलिथिक फेज़ में एक बड़ा चेंज ये देखने को मिला कि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की शुरुआत हो गई थी। और ये बात प्रमाण के साथ इसलिए कही जा सकती है क्योंकि कई सारी ऐसी साइट्स पर हमें कॉपर टूल्स और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो कॉपर माइनिंग एरियाज से बहुत ज़्यादा दूर हैं। और इससे ये भी साबित होता है कि उस समय ट्रेड रूट्स ऑलरेडी पहले से मौजूद थे। अब यहाँ पर ये बात भी समझने वाली है कि चालकोलिथिक समय में सिर्फ मेटल गुड्स का ही ट्रेड नहीं हो रहा था। यहाँ पर बीड्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स और पॉटरी को भी ट्रेड किया जाता था। और इस ट्रेड की वजह से उस समय की सोसाइटी के अंदर कुछ ज़बरदस्त चेंजेस होते हुए दिखे। इस बढ़ते हुए ट्रेड को देखते हुए उस समय की सोसाइटी में बहुत सारे लोगों ने मेटल वर्किंग, बीड मेकिंग और पॉटरी को अपना मेन प्रोफेशन बना लिया। मतलब अब कुछ लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि अब हम लोग एग्रीकल्चर करेंगे ही नहीं, अब हम फुल टाइम बीड मेकिंग, पॉटरी या फिर मेटल वर्किंग ही करेंगे। इस तरह ये लोग अपने कामों के स्पेशलिस्ट बनने लगे। तो अब आप सोच के देखो कि इससे पहले तक तो सब लोग सेम थे, क्योंकि सब लोग सेम ही काम कर रहे थे। बट अब कौन क्या काम कर रहा है इसके बेस पर सोशल डिफ्रेंशिएशन आने लगे। लोगों की इकोनॉमिक स्थिति डिफरेंट होने लगी और इसकी वजह से समाज में सोशल हायरार्की बननी शुरू हो गई। और अगर आप गौर करें तो यही रीज़न है जिसकी वजह से हमें चालकोलिथिक साइट्स पर घरों के साइजेज़ में डिफरेंस देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि कुछ घर बाकी घरों से ज़्यादा बड़े दिखते हैं। इनफैक्ट कुछ साइट्स में ऐसा भी देखा गया कि जो सबसे बड़ा घर है वो सेंटर में है। इससे पता चलता है कि उस समय के समाज में चीफ्स या कहें कि एलीट फैमिलीज उभर रही थी जो सरप्लस फूड और क्राफ्ट प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही थी। इसका मतलब ये कि चालकोलिथिक समाज अब पूरी तरह से इक्वल नहीं था, बल्कि धीरे धीरे सोशल हायरार्कीज बननी शुरू हो गई थी। और हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन की वजह से हमारी सोसाइटी में डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बनने लग गए थे। चलिए अब बात करते हैं चालकोलिथिक पीरियड के रिलीजियस लाइफ और बिलीफ सिस्टम की। इस समय की साइट्स पर हमें बड़ी संख्या में टेराकोटा की मदर गॉडेस की मूर्तियाँ मिली हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और मदर गॉडेस की पूजा करते थे। यानी उनका जो धर्म था वो पूरी तरह से खेती और फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ था। और ये बात इसलिए भी सही लगती है क्योंकि चालकोलिथिक साइट्स के ऊपर हमें बहुत सारी बुल इमेजरी भी मिली है, यानी बैल की मूर्तियाँ और पेंटिंग्स भी मिली हैं। और क्योंकि उस समय बैलों का एग्रीकल्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूसेज था,
तो इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि चालकोलिथिक लोगों का जो रिलीजन था वो नेचर सेंट्रिक और एग्रेरियन था, जहाँ पर वो उन चीज़ों की पूजा करते थे जो उन्हें जीवन जीने में हेल्प करती थी, जैसे धरती माँ और एग्रीकल्चर। अच्छा, एक और चीज़, अगर हमें चालकोलिथिक लोगों की रिलीजियस लाइफ को और बेहतर ढंग से समझना है तो हमें उनकी बरियल प्रैक्टिसेस पर भी ध्यान देना होगा। कई सारी चालकोलिथिक साइट्स पर हमें अर्न बरियल और फ्रैक्शनल बरियल्स देखने को मिले हैं। अर्न बरियल एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पर मिट्टी के बहुत बड़े घड़े के अंदर मृतक के शरीर को रख के उसे ज़मीन में दफना दिया जाता था। आप सोच के देखो कि ये घड़े इतने बड़े होते थे कि ये लगभग 1-1 मीटर के भी होते थे और इन घड़ों की चौड़ाई भी बहुत होती थी। तो आप इसको एक तरह की कब्र बोल सकते हो। और इन कब्रों के आसपास ग्रेव गुड्स को भी रखा जाता था। ग्रेव गुड्स के नाम पर कुछ मिट्टी के बर्तन, कुछ ऑर्नामेंट्स और कुछ टूल्स रख दिए जाते थे। तो इससे पता चलता है कि चालकोलिथिक लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे और मानते थे कि इन चीज़ों की ज़रूरत इस इंसान को नेक्स्ट लाइफ में भी पड़ेगी। अब अगर हम लोग फ्रैक्शनल बरियल की बात करें तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि पूरे शरीर को नहीं बल्कि कुछ हड्डी और स्कल को अलग से दफनाया जाता था। और दफनाते वक्त ग्रेव गुड्स को साथ में रखने के साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता था कि बॉडी की जो ओरिएंटेशन है वो नॉर्थ साउथ या फिर ईस्ट वेस्ट हो। यानी चालकोलिथिक लोग बरियल्स को केयरफुली स्ट्रक्चर करते थे। और उनकी इन बरियल प्रैक्टिसेस से एक बात और साबित हो जाती है कि चालकोलिथिक समाज में सोशल स्टेटस और सोशल आइडेंटिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति की कब्र के आसपास ग्रेव गुड्स नहीं रखे हुए हैं। तो ये थी डिटेल्स चालकोलिथिक पीरियड की। यूपीएससी के लिए इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स दावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स दावा।